हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया को पूरी विस्तृत चर्चा के साथ पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों को देखने वाले हैं, जिसमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस और तिमोर लेस्टे देश आते हैं। इनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, भौतिक विभाजन के साथ भी और पॉलिटिकल मैप के साथ भी इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्टूडेंट एटलस लेकर के बैठे होंगे और 56 और 57 पेज पर आपको एशिया महाद्वीप की चर्चा दिख जाएगी। और साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको देखना है तो साउथ ईस्ट एशिया आप पेज नंबर 63 पर आपको मिल जाएगा। ये 63 पेज है। साउथ ईस्ट एशिया आपको विस्तार से दिखाया गया है इसमें। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार देश को पढ़ते हैं हम। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार को देखते हैं तो इसकी जो पूर्व में राजधानी थी वह थी रंगून, और जो वर्तमान राजधानी है वह है नेपिदा। पूर्व की राजधानी रंगून है और वर्तमान की राजधानी नेपिदा है। अब हम जानते हैं जो कि म्यांमार है वह ब्रिटिश शासनकाल में म्यांमार भारतीय साम्राज्य का अंग था और यह 1948 में स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में है। अगर हम म्यांमार का नक्शा देखें तो इसको हम बनाते हैं इस टाइप से। ये म्यांमार का कुछ इस प्रकार का नक्शा हमको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अराकान योमा पर्वत आपको दिखाई देगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट से भारत के नॉर्थ ईस्ट से सीमा साझा करता है। और इसी के मध्य से ही गुजरती है चिंदविन नदी, इरावदी नदी गुजरती है। और इरावदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिंदविन नदी है। तो इसी में देखेंगे यहाँ पर सान का पठार अवस्थित है। अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या नाम है इसका, सान का पठार। सान का पठार और इसी से बीच से सॉल्विन नदी अपवहित होती है। सान के पठार से ही सॉल्विन नदी अपवहित होती है। ये आप लोग अपने मैप में देख सकते हैं और आपको दृष्टिगत होगा। फिर इसी में देखते हैं तो ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, जो कि बड़ी विस्तार से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से सीमा साझा करती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में राज्य कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं म्यांमार से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और बीच में प्राकृतिक अवरोध है जो कि अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर इसी में बात करते हैं काक बरोजी, यहाँ पटकाई कुम है इसी का भाग। ये जो है ये अराकान योमा पर्वत का है और ये जो है पटकाई बूम है। और यहाँ पर काक बरोज है, काक बरोज। फिर हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। 3 भौतिक आकृतियों में बांटा जाता है: पश्चिमी पटकाई बूम और अराकान योमा पर्वत, चीन की पहाड़ियाँ जो टर्शियरी कालखंड की वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूर्व में अवस्थित प्राचीन ग्रेनाइट और मध्यवर्ती भाग में ये सब। तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पेगु योमा पर्वत श्रेणी, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। म्यांमार में ज्वालामुखी है पेगु योमा ज्वालामुखी और कोपा ज्वालामुखी, जो कि म्यांमार देश में अवस्थित है। ये दोनों ज्वालामुखी, एक पर्वत श्रेणी है, दूसरा ज्वालामुखी है। अब इसी में नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार में हीनयान बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। इसमें चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया। हीनयान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, महायान में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और बौद्ध गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पूजते हैं वो लोग। हीनयान जबकि ऐसा नहीं करता है। हीनयान जो है वो अरहत को अपना गुरु मानता है, जबकि जो महायान है वो बोधिसत्व को अपना गुरु मानता है। तो हीनयान का बौद्ध धर्म का प्रभाव म्यांमार में हमको दिखाई पड़ता है।
म्यांमार को गोल्डन पैगोडा ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा ऑफ द अर्थ, यानी कि स्वर्णिम पैगोडा, धरती का स्वर्णिम पैगोडा भी कहा जाता है म्यांमार देश को। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। म्यांमार के मध्यवर्ती भाग में आपको ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पर्वत दिखाई पड़ेगा, पेगु योमा ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर मिलिट्री जुंटा के कई शेल्टर होम बने हुए हैं। आप लोग यहाँ की जो म्यांमार है, इसकी जो मिलिट्री है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे कहा जाता है जुंटा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जुंटा कहा जाता है। फिर इसी में बात करते हैं, विश्व का सबसे अग्रणी सागौन के वृक्षों का उत्पादन करता है म्यांमार। सागौन वृक्षों का उत्पादन विश्व में अग्रणी है। सागौन वृक्ष जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और यह रैक बनाने, बेड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है, आर्द्र मानसूनी जलवायु। फिर उसके बाद बात करते हैं, म्यांमार के इरावती तथा दबई डेल्टा क्षेत्र पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इरावती जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पर अवस्थित है पेट्रोलियम भंडार, इसी को ही कहा जाता है दबई डेल्टा क्षेत्र। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, इरावती नदी डेल्टा पर और दबई डेल्टा के पास पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी हमने बात कर लिया, इरावती की चिदविन नदी ये है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और एक हम लोग जानते हैं कि भारत ने यहाँ पर सितवे बंदरगाह को डेवलप किया है। सितवे बंदरगाह का विकास भारत ने किया है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड देश की बात करते हैं, तो थाईलैंड को हम लोग बहुत से निक नेम से जानते हैं, जैसे कि सफेद हाथियों वाला देश। यहाँ पर पटाया और फुकेट नामक स्थान है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और अगर हम थाईलैंड में बात करें तो इसके पूर्व में कोराक का पठार अवस्थित है, जहां पर सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु का मतलब है यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे घास पाए जाएंगे, जो कि शाकाहारी जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों का स्रोत माना जाता है, और यहाँ पर शिकारी भी बड़े पैमाने पर पाए जाएंगे सवाना तुल्य जलवायु में। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, इस देश के उत्तरी और मध्य नदी घाटी क्षेत्र में रबर की रोपण कृषि की जाती है। यहाँ रबड़ की रोपण कृषि की जाती है। विश्व में अग्रणी देश माना जाता है, विश्व में अग्रणी देश माना जाता है थाईलैंड। इसी थाईलैंड में देखते हैं तो छायो फ्राया नदी अपोहित होती है। क्या अपोहित होती है? छायो फ्राया नदी। आप लोग अगर अपने मैप में देखेंगे तो आपको थाईलैंड के मध्य भाग में आपको छाया फ्राया नदी दिखाई पड़ेगी, छायो फ्राया नदी, जो कि पूर्व में मिनाम नदी के नाम से जानी जाती थी। यदि आपके मैप में मिनाम नदी दिखा होगा तो उसी को ही छाया फ्राया नदी के नाम से जाना जाता है। यह घाटी क्षेत्र चावल की सर्वाधिक कृषि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नदी घाटी क्षेत्र चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे हम नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यटन नगर यहाँ का मैंने स्टार्टिंग में चर्चा किया। थाईलैंड का जो सबसे बड़ा आर्थिक रिसोर्स है वह पर्यटन से है, जिसमें पर्यटन नगर कौन कौन से हैं? एक तो इसकी राजधानी बैंकॉक, फुकेट, पटाया, ये तीनों नगर पर्यटन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि यहाँ पर आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है पर्यटन
नगर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान, म्यांमार में भी हीनयान शाखा और थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा यहाँ पर विस्तार से पूजी जाती है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, थाईलैंड का प्राकृतिक स्वरूप म्यांमार से समानता रखता है। इसके मध्यवर्ती भाग में छायाफ्राय नदी, जो कि जलोढ़ मैदान तीन ओर से पर्वतों और पठारों से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं, छाव फराय नदी के किनारे अवस्थित अयुत्या नगर इस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। कौन सा नगर है? व्यापारिक केंद्र के दृष्टिकोण से देखें तो अयुत्या नगर आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है और यह थाईलैंड की राजधानी भी रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक नगर या पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। और हम जानते हैं जो वेनिस शहर है वो इटली में अवस्थित है, वेनिस शहर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर का गुलाब की संज्ञा चियांग माई शहर को दिया जाता है। चियांग माई, जो कि थाईलैंड का एक प्रमुख नगर है, चियांग माई। और यहाँ का मत्स्य केंद्र देखते हैं तो पंथाई, पंथाई क्षेत्र मत्स्य के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करते हैं, थाईलैंड में इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लाओस की। लाओस की बात करते हैं तो यह फ्रांस का उपनिवेश था, लाओस। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वियंतियन है, और जो ये है फ्रांस का उपनिवेश रहा है। जैसे भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश रहा है, वैसे लाओस फ्रांस का उपनिवेश रहा है। फ्रेंच लोग यहाँ पर कब्जा किए हुए थे और यह 1953 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया 1953 में। यहाँ पर लाओ जनजाति निवास करती है, इसी के नाम पर ही लाओस नाम पड़ा, नामकरण देश का पड़ा लाओ जनजाति के नाम पर। हजारों हाथियों का देश कहा जाता है इसमें, इसे क्या कहा जाता है? हजारों हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस देश के मध्य से दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी अपहित होती है। यहाँ पर मध्य में मेकांग नदी अपवाह क्षेत्र है, जो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो यूनान के पठार से है, जो कि चाइना में अवस्थित है। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, हिंद चीन प्रायद्वीप का एक स्थल अवरुद्ध देश है। ये क्या है? स्थल अवरुद्ध देश लाओस है। अब हम बात करते हैं कंबोडिया की, जिसकी राजधानी नोम पेह कही जाती है। और यहाँ पर स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, या विष्णु भगवान का प्रतीक है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि हिंदू या सनातन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, जिसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यह फ्रांस का उपनिवेश देश था, यह भी फ्रांस का उपनिवेश था। और यहाँ पर मेकांग नदी एवं सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार से भारत में गंगा नदी, यमुना नदी के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसमें जलोढ़ मैदान अवस्थित है।
इसी प्रकार से कंबोडिया में मेकांग नदी जो है वो और उसकी सहायक नदियां जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इस देश का प्रमुख स्थल रूह, इसके मध्य में अवस्थित टोनले साब झील अवस्थित है, जो कि टोनले साब नदी के संगम पर अवस्थित है। नदी, प्रमुख नदी कौन है? टोनले साब। और झील कौन है? टोनले झील, जो कि कंबोडिया में अवस्थित है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, यह पूरब में अपवित होते हुए मेकांग नदी में ही अपना जल विसर्जित कर देती है। अब बात करते हैं इसी में वियतनाम की। वियतनाम को देखते हैं तो इसकी राजधानी जो है हनोई। इसकी राजधानी हनोई है और यहाँ पर अन्नामाई पर्वत श्रेणी या अन्नाम उच्च भूमि अवस्थित है, वियतनाम और लाओस के मध्य। अन्नाम उच्च भूमि या अन्नामाई पर्वत श्रेणी अवस्थित है। अन्नामाई पर्वत श्रेणी अवस्थित है। सांगदा नदी पूरब की ओर अपवित होते हुए गल्फ ऑफ टोकिन्स में अपना जल विसर्जित करती है। कौन सी नदी की बात की है? सांगदा नदी। सांगदा नदी गल्फ ऑफ टोकिन्स में जल विसर्जन करती है। ये सांगदा नदी यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है, वियतनाम की जीवन रेखा सांगदा नदी मानी जाती है, जो कि अपना जल टोकिन्स की खाड़ी में विसर्जित करती है। फिर इसी में बात करते हैं धान की कृषि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धान की कृषि सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, धान की कृषि का। फिर उसके बाद इसी में नेक्स्ट बात करते हैं होंग नदी। जो होंग नदी है वो लावे का अवसाद मिश्रित होने के कारण लाल नदी भी कहा जाता है। होंग नदी को लाल नदी की संज्ञा दी जाती है, इसमें ज्वालामुखी लावे का मिश्रण होता है। होंग नदी, आप लोग इसको नोट कीजिए। यहाँ पर मोटांग ना व मियो जनजाति प्रमुख है। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है? मोटांग ना और मियो जनजाति, ये जनजाति वियतनाम में पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया की बात करते हैं तो यह जो इसकी अवस्थिति है वो मलाया प्रायद्वीप पर अवस्थित है, तो जिसकी राजधानी है वह कालालमपुर है। और जो यहाँ पर जल संधि है वह है मलक्का जल संधि। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अतिरिक्त बोर्नियो द्वीप में उत्तर में अवस्थित मलेशिया के दो और स्थान हैं, जो कि बोर्नियो द्वीप पर आपको दिखाएंगे। बोर्नियो द्वीप पर के उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा सारवाक व सबाह क्षेत्र। आप मलेशिया देख रहे होंगे, मलेशिया के पूरब में देखेंगे तो बोर्नियो द्वीप की अवस्थिति है, उसी के उत्तर में आपको देखेंगे तो सारवाक और सबाह क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। सारवाक और सबाह क्षेत्र ये मलेशिया के अंग माने जाते हैं। मलाया प्रायद्वीप के पश्चिम से टिन का उत्पादन होता है, किंटा और केलांग घाटी में पाए जाते हैं। किंटा और केलांग घाटी टिन उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध है। कौन कौन से? किंटा और केलांग घाटी। फिर से हम बात करते हैं, इस प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित इपोह नगर चाय के उत्पादन के लिए तथा लॉयस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चाय व लॉ अयस्क के लिए इपोह नगर फेमस है, प्रसिद्ध है। इपोह को आयरन एंड स्टील सिटी ऑफ मलेशिया कहा जाता है। इपोह को ही आयरन एंड स्टील सिटी ऑफ मलेशिया की संज्ञा दी जाती है इपोह नगर को, यह इतना इंपॉर्टेंट शहर है। और मलेशिया के
जौहर जल संधि पर जौहर बाहरू बंदरगाह अवस्थित है, जिस पर सिंगापुर देश की अवस्थिति है। जौहर बाहरू बंदरगाह। और सिंगापुर की तर्ज पर यहाँ पर सिंगापुर और मलेशिया की संज्ञा दी जाती है। सिंगापुर देश के समान